स्ट्रांगली डिसएग्री। क्या इसकी नॉर्मेलिटी चेक करूं या ना करूं? पहले तो आप मुझे ये बताओ, इसकी नॉर्मेलिटी चेक करने का कोई सेंस बनती है या नहीं बनती? पहले तो आप मुझे ये बताओ। हम अभी तक फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। सैंपल साइज है 40,000। हाँ बताओ। उससे भी पहले हम नॉर्मेलिटी पे जाएं। रिमेंबर, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हार्ट ऑफ द रिसर्च इज मेजरमेंट। हमेशा घर से आपने कहा चलो क्राउड वर्क चलते हैं, सबसे पहले तो चप्पल जूते पहनोगे ना, उसके बाद ही तो बाहर चलेंगे। वेरी फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज चेक मेजरमेंट। इसकी मेजरमेंट क्या है? क्या ये नॉमिनल है, क्या ये ऑर्डिनल है, इंटरवल है या रेशो? क्या है? ऑर्डिनल है। अगर आप ये कहो, अब देखिए स्मार्टली व्हाट द पीपल से, कल जो डेल वाला हमने किया था क्वेश्चनर, वो सेज 1 स्ट्रांगली एग्री, 7 स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है। अब आप कहोगे भाई दिल्ली सेफ तो नहीं है, डिसएग्री है, पर 7 भी नहीं है यार, इतना भी बुरा नहीं है। तो 1 2 4 2 3 5 6। द मोमेंट आपने ऐसे किया, आपने क्या किया? आपने कोई पुलिस स्पेस कर दिया, ये इंटरवल है, बहुत माइन्यूट गैप है, बहुत ही माइन्यूट गैप। गैप एक्चुअली स्ट्रक्चर से आ रहा है। अगर आप ये कर रहे हैं, आपके पास एक लॉजिक है कि मैंने तो नहीं बताया ना 4 क्या है, 5 क्या है। अब रिस्पोंडेंट ये कहेगा ओके ये तो है न्यूट्रल और दिल्ली सेफ तो नहीं है लड़कियों के लिए, लेकिन इतना बुरा हाल भी नहीं है, तो चलो मैं यहाँ ठीक हूँ या मैं यहाँ ठीक हूँ। अब क्या कर रहे हो? आप उसको इक्वली स्पेस करके आप सॉर्ट ऑफ इंटरवल बिहेव कर रहे हो। इंटरवल डाटा क्या होता है? 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री। ठीक है। मैंने पूछा टेम्परेचर कितना है, इन्होंने कहा ए ने कहा 11 डिग्री है, बी ने कहा 12, सी ने कहा 13। क्या ए और बी का जो डिफरेंस है, बी और सी का सेम डिफरेंस है ओपिनियन में? है या नहीं है? नहीं है। ए ने कहा 11 डिग्री टेम्परेचर है, बी ने कहा 12, सी ने कहा 13 डिग्री टेम्परेचर है। क्या ए और बी के आंसर्स में जो डिफरेंस है, बी और सी के आंसर्स में उतना ही डिफरेंस है? 1 डिग्री का बोल सकते हैं ना। इसका मतलब जब आप ये बोलो कि जब जो आप मेजर कर रहे हो उनके रिस्पॉन्सेस के बीच में सेम है, तो वो इंटरवल मेजरमेंट है। अब 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 ये एज है। ए ने कहा मैं यहाँ, बी ने कहा मैं यहाँ, सी ने कहा मैं यहाँ पर। क्या ए और बी की जो एज आएगी, बी और सी की उतनी ही गैप होगा? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ए हो सकता है 11 साल का हो, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था 31 साल का, ठीक तो यही करेंगे, पर गैप नहीं है सेम। वी कैन नॉट गारंटी। अगर आप गारंटी नहीं दे सकते तो ये हो गया ऑर्डिनल मेजरमेंट। क्या बोल सकते हैं? एट द मैक्सिमम सी की हाइट बी से ज्यादा है। ये इसमें कोई वो नहीं है, मुझे कोई भी डाउट। सी की बी से ज्यादा और बी की ए से ज्यादा है। क्या उनका गैप एग्जैक्टली है? मैं नहीं बता सकता। जैसे आपने कहा मैं नहीं बता सकता, दिस इज ऑर्डिनल मेजरमेंट। यहाँ आपने कहा बिल्कुल लिखवा दो, बिल्कुल सेम है इनका, तो 1 डिग्री 1 डिग्री सेम है, ये इंटरवल मेजरमेंट है। अगर आप ऐसे करते हैं, ये इंटरवल मेजरमेंट है, आपके पास एक बेसिस है बोलने का। आपने कहा एक ने ए ने 5 दिया, एक ने 6 दिया, मैंने तो बताया नहीं था, तो इनका जो गैप है एग्जैक्टली उतना ही है, सी ने 7, इनका सेम। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरों ने कहा कि लेकिन हम मैक्सिमम क्या करते हैं, ये किया, अब ये तो खत्म ही हो गया। 1 2 3 4 तो पूछ कौन रहा है? ये तो आप मेंशन ही नहीं करते, आप तो ये मेंशन करते हो। जैसे ही आप ये मेंशन करते हो, अब आप बताओ क्या इनका गैप सेम है? बिल्कुल भी नहीं, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि सेम है, क्योंकि एट टाइम्स मैं तो फील करता हूँ कि बिल्कुल सेफ है दिल्ली, 100% सेफ है। इससे नहीं, मैं तो इससे आगे हूँ, स्ट्रांगली एग्री हूँ मैं तो, पर मेरा ऐसा ओपिनियन है अगर, तो भी मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, मैं तो यही करूँगा। Isn't it? तो इसका जो गैप मेरे लिए इतना ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा है। ओपिनियंस को आप फिजिकल कॉन्टेक्ट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते ना। तो सबसे पहले तो बात ये हुई, अगर आप इसको ऑर्डिनल डाटा लेके चल रहे हैं, तब इसकी नॉर्मेलिटी का सवाल नहीं पैदा होता। क्यों नहीं होता? इसको कैसे प्लॉट करेंगे? क्या आप इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं? न्यूट्रल एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल इसके बीच में, इसके बीच में डाटा ऐसा भरवाया क्या? या डाटा ऐसा भरवाया आपने कि न्यूट्रल वाले यहाँ, एग्री वाले यहाँ, स्ट्रांगली एग्री वाले यहाँ? कैसे भरवाया डाटा?
डाटा तो ऐसे भरवाया है, न्यूट्रल और एग्री के बीच में थोड़ी भरवाया हमने डाटा। तो क्या हुआ, ये तो बार चार्ट है, इसकी नॉर्मेलिटी बनेगी क्या? इसकी तो नॉर्मेलिटी ही नहीं बनेगी। तो क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे ऐसी ऐसी एक नहीं, ऐसी S2, S3, S4, S5 बहुत सारी स्टेटमेंट लेंगे, उनका टोटल कर देंगे। जब टोटल कम कर दिया, आपने ये कहा कि देखो स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, दिल इज सेफ फॉर द गर्ल्स, डिसएग्री डिसएग्री, सारी यूनिडायरेक्शनलिटी है। एक कोड दिया, 5 आ गया। जो हमने पहले दिन बात की थी कि 5 और 6 का लगभग सेम रिस्पॉन्स है, 7 का भी सेम रिस्पॉन्स है। द मोमेंट यू गेट इट्स टोटल, तो हमारा हो गया, क्या होता है कि 5 से 10 तक है तो आपका रिस्पॉन्स पैटर्न ऐसा, 10 से 15 तक है तो आप ऐसे हो, 15 से 20 ऐसे, इस तरह से करते हुए। इसका मतलब 5 और 6 में जो गैप है, 6 और 7 में वही गैप है। अब ये आपका इंटरवल कन्वर्ट हो गया। तो जब कभी भी आप लिक्विड स्केल लें, उसकी नॉर्मेलिटी स्टेटमेंट की नहीं चेक करनी, टोटल की चेक करनी। समझ आइए बात? तो क्या टोटल की चेक करेंगे तो आपस में शफल नहीं हो जाएगा? S1, S2, S3, S4, S5, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1, 1, 1, 5, 5, 5, और टोटल किया 18, न्यूट्रल हो सकता है। पर ऐसे बहुत कम होते हैं रिस्पोंडेंट। ज़्यादा रिस्पोंडेंट या तो आपका एक तरफ यहाँ आएगा या इधर आएगा, और इसी का नाम रिलायबिलिटी, इसी का नाम रिलायबिलिटी है। तो कल शिप्रा ये क्वेश्चन पूछ रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो जर्मनी में जो जवाब देगा, इंडिया में भी ऐसे ही जवाब देगा? ऐसे कैसे होगा? कल्चरल फैक्टर चेंज होगा? नहीं हुआ चेंज। एम्पेरिकल का मतलब ही यही है। जो हमने बोला भाई, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, फिजिक्स के लॉ, F = ma, ये जर्मनी में भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है। बिल्कुल उसी तरह से एक बंदा, देखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो पर्सन्स हैं, एक पर्सन कैसे जवाब देता है, दूसरा तीसरा, सारे के सारे लोग एक तरह से सोचे, ये रिलायबिलिटी है। मैक्सिमम पीपल थिंक दिस, कि सारे के सारे लोग एक तरह से सोचे, ये रिलायबिलिटी है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, ये रिलायबिलिटी नहीं है। एक बंदा एक चीज के बारे में एक तरह से सोचे। आई रिपीट, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आपको अपने कॉलेज में टेंजिबिलिटी एस्पेक्ट कैसे लगता है, कॉलेज का टेंजिबिलिटी एस्पेक्ट फिक्स है, आप भी फिक्स हो, या तो 5 पे अच्छा या 5 पे बुरा, यस और नो? एक बंदा, इसका पूरा नाम क्या है, उसके लिए 5 स्टेटमेंट। तो एक्चुअली क्या है क्रोनबर्ग अल्फा? फैक्टर ऑफ और कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल एक बंदे की, अगर मेरा आंसर 5 चीजों के लिए जो एक ही फैक्टर के बारे में सही नहीं है तो गड़बड़ है यार, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। ये ह्यूमन बीइंग के साथ चेंज थोड़ी हो जाएगी, चाहे जर्मनी का हो चाहे इंडिया का हो, भाई या तो सच है या झूठ है बात। तो इंटरनल कंसेंट, तो इसलिए वो गारंटी दे रहे हैं कि मैंने क्वेश्चनर बना दिया, आप इस क्वेश्चनर को चेक करो अपने वहाँ पे। अगर ऐसा हो रहा है, पहले बंदे ने पहली स्टेटमेंट में यहाँ का, एक ने यहाँ का, दूसरे देखिए ये पहला पर्सन है, पहली स्टेटमेंट पे 1, 5, 1, 2, 3, 4, इसने भी कहा 2, 5, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 1, 3, 4, 5। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यार ये कैसे पॉसिबल है, पहला बंदा यहाँ 1 बोल रहा है, यहाँ 5 बोल रहा है, ठीक है, ये गलत है, होना नहीं चाहिए, एक सा होना चाहिए पैटर्न। लेकिन तीसरे ने भी ऐसे ही बोला, पांचवें ने भी ऐसे ही बोला। अगर सारे ऐसे बोल रहे हैं तो शायद मेरी स्टेटमेंट में ही गड़बड़ है। अगर हर बंदा वही एरर कर रहा है तो शायद स्टेटमेंट ही गड़बड़ है। जो मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको निशानी का, कि वो स्टेटमेंट ही ऐसी है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हम कहाँ पहुँच गए घूम के, हम पहुँच गए जहाँ से रिसर्च शुरू हुई थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्केल, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्केल। एंड रिमेंबर, जस्ट इमेजिन डॉक्टर संकेत विज जो अभी यूजीसी रिसर्च अवार्डी हैं, 3 साल तक यूजीसी उनको पैसा देगी, उनके इंस्टीट्यूट से कहा रिलीव करो, ये हमारे लिए काम करेगा। क्या करेगा संकेत? संकेत एक क्वेश्चनर बनाएगा, 3 साल में एक क्वेश्चनर बनाएगा, टीचर्स की फीडबैक कैसे लीजिए, 3 साल में एक क्वेश्चनर बना रहा है। और यहाँ हम कह रहे हैं सर मेरे गाइड ने कहा क्वेश्चन बना ले, मैंने 40 लिखे, गाइड ने 15 पे टिक किया, बन गया क्वेश्चनर, भरवा लिया। क्या हो गया, क्या क्या रिजल्ट आएंगे इसके? मॉडिफाइड सर्विकल बना दिया जी मैंने, एक नई स्टेटमेंट ऐड की, मॉडिफाइड सर्विकल हो गया। नहीं, ये नहीं है तरीका। सो मेरा तो कहना ये है, एज फार एज पॉसिबल स्टैंडर्डाइज पे काम करें, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करना है तो मत करो ना,
स्टैंडर्डाइज पे काम कर लो, एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो गलसन। सो इसलिए इसको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। और जब हम रिलायबिलिटी बोलते हैं, रिलायबिलिटी इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। ठीक, इसमें भी अब आप ये देखिए, आप बड़े अच्छे स्टूडेंट पूछते नहीं कुछ भी। अल्फा का फार्मूला क्या है? अल्फा का फार्मूला है, ये क्रोनबर्ग अल्फा का फार्मूला है। क्रोनबर्ग अल्फा कैसे निकलता है? अगर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 3 स्टेटमेंट है, एक कंस्ट्रक्ट के अंदर आ रही है। अब इसमें आर बार क्या है? एवरेज ऑफ आर। एवरेज ऑफ आर मतलब आर ऑफ S1 S2, आर ऑफ S2 S3, S1 S3, तीनों का आर निकाल दो, तीनों का आर निकाल दो, इनका एवरेज ले लो, दैट इज आर बार। व्हाट इज के? के इज द नंबर ऑफ आइटम्स 3, सो दैट विल बी 3 into आर बार 1 plus 2 into आर बार। इसका क्या मतलब हुआ? इनके बीच में जितना ये ज्यादा होंगे उतना ये ज्यादा होगा, जितना ये ज्यादा होगा ऊपर ज्यादा हो जाएगा, आपका अल्फा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये रिस्पांस पैटर्न और ये रिस्पांस पैटर्न एक सा होना चाहिए, इसका और इसका एक सा होना चाहिए। गॉट इट? और देखो इसकी कहानी, आई नो स्टैट्स इज नॉट योर एरिया, लेकिन जैसे आप इसके अंदर जाते हैं इतना मजा आता है, बिल्कुल तैरने में स्टैट के अंदर चल क्या रहा है। आर का फार्मूला क्या है? आर का फार्मूला आप में से हालांकि बहुत सारे नहीं पढ़ा रहे इसे अभी स्टैट्स को। ट्रेनिंग करते रहो ना, तो इससे बढ़ेगी ना इससे होगी। हाँ होगा क्या कि तू या तो आपको बहुत अच्छे से पता हो क्या चीज चल रही है, अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, एमएसवी तो ये है ना कि तू आप क्या कर रहे हो, आप इसको इम्प्रूव कर रहे हो। इससे इस पे क्या फर्क पड़ा आपको पता ही नहीं है ना, आप विजुअलाइज कर पा रहे। फाइल हॉरिबल फाइल है, हॉरिबल डाटा 1 कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ओके, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बाद कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी के बाद ये सब क्वेश्चन आता है डिस्क्रीट वैलिडिटी। अब आप मुझे बताइए अगर आपके पास क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अभी तक जहां तक हमने किया है तो चलो आगे भी देख लेते हैं। इसके बाद इसने कहा जी मैंने अब आगे लगाया 7 डायमेंशंस, यूनिट डायरेक्शनलिटी, कंपैरेटिव फिट इंडेक्स लगा दिया, सीएफआई ये लगा दिया, गुडनेस ऑफ फिट लगा दिया, जीएफआई अलग अलग वैल्यू दे दी किसकी, कंस्ट्रक्ट वाइज। कंस्ट्रक्ट वाइज दी इसने जीएफआई सीएफआई। कल हमने एक टेबल बनाई थी ऐसी बिल्कुल वैसी। ये मॉडल ये भी हम कहेंगे जीरो फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, ये हमने किया नहीं। कोऑर्डिनेशन इनके निकाल के चेक कर लिए ओवरऑल कितने आ रहे हैं, और इसके बेस पे क्योंकि स्पेस कम है तो सारा नहीं आएगा। इसका मतलब है ये सारे इंडिविजुअल चेक किए गए, सारे इंडिविजुअल चेक किए गए, अलग अलग कंस्ट्रक्ट एक ही फैक्टर से सारे चेक किए गए और कंस्ट्रक्ट वाइज चेक किए गए। ये हम अभी करेंगे जीरो ऑर्डर और उसमें कॉमन मेथड बाय सेंस अभी करना है। फिर इन्होंने कहा फाइनली जी अब हमने एक लगा दिया रिग्रेशन। रिग्रेशन किस पे लगाया, ओवरऑल सर्विस क्वालिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस। ये कहां से आ गया, सेम से आ गया। आज जो हम करने वाले हैं सेम रिजल्ट्स आ गए। और इनके स्टैंडर्डाइज बीटा किस लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए। स्टैंडर्डाइज के बीटा पे बेस पे इनकी इंपॉर्टेंस है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 2 पे 3 से 4 पे हो गया। इसके बाद आगे अब इसने का डिस्कशन एंड इंप्लीमेंटेशन, जो रिजल्ट आगे प्रीवियस स्टडी को वैलिडेट करते हैं या नहीं करते हैं, और ये हो गया इसका पेपर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ये इसमें कैसे कैसे हमने काम किया ये वो आ गया, और नीचे का ये क्वेश्चनर आ गया रेफरेंस। अब मुझे ये बताओ इसमें ऐसी क्या बात है जो आपको नहीं आती इस पेपर में, और जो कल पूछे थे पेपर कैसे लिखे, ऐसे लिखे। एक क्वेश्चनर ने स्टैंडर्डाइज है, पूरा आपने रिव्यू किया, पहले क्या था क्या ये सारी चीजें, ये कहाँ से मिलेगा, डाटाबेसेस से मिलेंगे। यू आर इन दिल्ली, नंबर ऑफ डाटाबेसेस आर अवेलेबल। अमेरिकन लाइब्रेरी में जाइए, आपको प्रोक्वेस्ट मिल जाएगा 400 रुपये में 1 साल की मेंबरशिप फीस। ICSSR में 200 रुपये की 1 साल की मेंबरशिप फीस, 7 डाटाबेसेस मिलेंगे जिसमें JSTOR भी है और एमराल्ड भी है, दिल्ली में भी है। द पॉइंट इज यू आर एट द हार्ट ऑफ द सिटी और पूरा कंट्री, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके पास।
डाटाबेस से मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं। पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये सारा आपको लिखना ही पड़ेगा। इस तरह के पेपर लिखने में आपको कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हर 15 दिन एक पेपर लिख दें तो वो तो बवाना और नरेला में ही छपेगा, विकल्पा में नहीं छपेगा। इस पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप ये कहेंगे सर ये मुझे नहीं आता। अब ये कर लेंगे SCM फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री। क्या किया है, जो किया है वो लिखा है हर चीज का, और रेफरेंसेस दिए, प्रेसिडेंस दिया है। You can also make it to the विकल्पा। अब आप ये देख लीजिए क्या आप करते हैं। सो मेरे कलीग ने कहा चलिए गॉट इंस्पायर्ड, तो मैं भी करूँगी स्टडी। ये क्वेश्चन ले लिया, इस क्वेश्चन को लेके ये डाटा भरवा लिया, इसका नाम है डाटा 1। सो प्लीज सी हियर, दिस इज द डाटा 1 क्वेश्चनर, डाटा 1 फाइल एंड डाटा 1 पेपर। लाइकवाइज डेल क्वेश्चनर एंड डेल डाटा फाइल, डेल डाटा फाइल, डेल डाटा फाइल, डाटा 2 क्वेश्चनर, डाटा 3 इसमें खुद ही होगा, डाटा 5 के फैक्टर्स। तो आई हैव ट्राइड टू गिव यू द कंप्लीट वन के कौन सा क्वेश्चन था, कैसे निकल कर आया, बाकी आप करके देखिए। नाउ द प्रॉब्लम विद द डाटा 1 इज, सर इसमें सैंपल साइज कितना था देख लेते हैं सर। इसका तो 242 है और इस पेपर में इनका सैंपल साइज कितना था, देखिए सर इसका टोटल 58 और 12 70 और 30 100 के सैंपल साइज में विकल्प में छपा हुआ है। अब इस लड़की ने 242 पे काम किया, तो अब आपके पास ये कैसे रहेगा, इस पे आपने जो काम करना है तो द सिंपल थिंग इज, इसका आप ये देखिए क्वेश्चनर, डाटा 1 क्वेश्चनर। सो 1 2 3 4 5 ये पहला है, तो ये डाटा है 1 2 3 4 5 का। बट द प्रॉब्लम इज जब आप इस पे काम करेंगे, लेट मी फाइंड द लायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट। लायबिलिटी एक बहुत बेसिक मेजर है चेक करने का। 0.667 कितनी आनी चाहिए, अगर SCM के अंदर जाना चाह रहे हो ना 0.8 से ज़्यादा, SCM में जाना चाह रहे हो तो 0.8 से ज़्यादा आनी चाहिए, मतलब रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो 0.7 भी नहीं है, 0.7 कट ऑफ है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। 0.8 से भी ऊपर। अब आप ये देखिए जो भी रिसोर्स पर्सन आते हैं ना वर्कशॉप में, वो जो भी आपको सैंपल फाइल देते हैं उन सब की रिलायबिलिटी 0.9 होती है। तो आप क्या करते हो, आप लगाते हो CF5 0.95, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। आप घर जाके लगाते हो 0.6, फिर आप कहते हो अब क्या करूँगा ये प्रॉब्लम है। मैंने आपको सारी रियल फाइल दी है जो स्कॉलर्स की फाइल है विद देयर परमिशन। आप इस पे काम करके देखिए। नाउ यू नो, मैंने आपको मेथड बताया, इसमें आपको मैं सोच रहा था पूरे दिन हम इस पे काम करेंगे, बट इट इज सच ए लेंथी वन, आपको इतना काम करना पड़ेगा। और इसमें जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है वो प्रॉब्लम आपको आएगी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को कैसे फेस करें, कन्वर्जेंट आप पहचानेंगे। अब कन्वर्जेंट कैसे पहचानेंगे, और स्ट्रगल से पता लग जाएगा। EV कम आएगा 0.5, उसको आप डाटा क्लिनिक से इंप्रूव कर देंगे, इनको कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे करें, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी यानी जब भी ये इश्यूज आए यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें, आप नहीं कर पाएंगे। आई रिपीट, डिस्क्रिमिनेंट MSV ASV में थोड़ा सा आप करके देख लें, अगर पॉइंट्स में है, अगर ऐसे है AVE आ रहा है 0.495, 0.5 होना चाहिए ना, और MSV आपका आ रहा है 0.52, थोड़ी सी क्लीनिंग कर दो, ये साफ हो जाएगा। अगर बॉर्डर पे है, अगर ये ऐसा आ रहा है 0.7, भूल जाइए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं होगा, आपसे नहीं होगा ये चीज। तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमें EFA रन करना है, ठीक है। और EFA की रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स में जो क्रॉस लोडिंग आ रही है उसको रिमूव कर दे, और कोई तरीका नहीं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में प्रॉब्लम है तो आपको EFA लगाना है। EFA जब आप लगाएंगे वो पता लग जाएगा ना क्रॉस लोडिंग, वहां सारी बिल्कुल चिट्ठा खुल जाएगा। जो क्रॉस लोडिंग आ रही है वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है।
सॉरी, क्रॉस लोडिंग क्या होती है? हटाएंगे कैसे? स्टेटमेंट को हटाएंगे, उसका नाम पढ़ेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, CFA के मॉडल से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और ये एक चीज आज हम आपको करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। आज हम दोनों गैस्किन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये वंडरफुल काम किया है उन्होंने। 11 वीडियो बना के अपलोड कर दिए YouTube के ऊपर, सारी डाटा फाइल दे दी अपनी, सारी चीजें दे दी, सारा लिख के भी दे दिया। मिल गया आपको? ओके। कंफर्मेटिव एनालिसिस, इसकी साइट का नाम है collaborations.com। स्पेलिंग इज वेरी वियर्ड, स्पेलिंग ऑफ द कोलैबोरेशंस। ओके, ये इसके कंटेंट है। मॉडल फिट कैसे चेक करते हैं मैट्रिसेस से, ये हम बात कर चुके हैं। मॉडिफिकेशन इंडिसेस हम कर चुके हैं। हाँ, ये बिल्कुल हेयर एंड ब्लैक बुक को अगर आप रेफर करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो मुद्दा ही नहीं है, CFI 0.9 हो या ना हो, मुद्दा ये 0.95 से ज़्यादा हो। ओके, रेजिडुअल्स, वैलिडिटी, लायबिलिटी के इश्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या आपको अब ये चीज़ें कुछ पढ़ी सुनी से लग रही है क्या? आज तक आप देखते थे, आपको लगता था पता नहीं क्या है ये, अभी पढ़ी सी लग रही है हमें। कॉमन मेथड बायसनेस ये हमने नहीं किया है, या तो आप करेंगे। कॉमन मेथड बायसनेस, मार्कर वैल्यू, ये सारा करेंगे। इसके बाद मेजरमेंट मॉडल, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड ऑर्डर, इसके बारे में हर एक चीज़ का वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल है, आप यहाँ से इसका लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, इसी तरह ट्यूटोरियल खुल जाएगा। इस पर्सन ने जो मॉडल यूज़ किया है वो मॉडल है ये वाला, ठीक है। इनका क्या कहना है, इन्होंने MS Excel का रिसर्च में यूज इसके ऊपर स्टडी की, तो उन्होंने कहा कि कई चीज़ें देखो, ओवरऑल वेदर Excel is okay for getting the information acquisition as well as making the better decision quality. These are the dependent variables. And they said ultimately it works on how much user find it as with a playfulness with MS Excel, comprehensive use, detailed, everything can be done there. And a typical use. A typical use means some particular features which are not available somewhere else. These are defined as a typical use. आपको फाइल मिल गई है मॉडल, SCM फोल्डर के अंदर मॉडल नाम से वर्ड फाइल है, MS वर्ड की फाइल आप सबको मिल गई है फाइल SCM फोल्डर के अंदर रखी हुई। A typical use is, क्या आप कुछ स्पेशल ऐसा काम कर रहे हो जो बाकी में नहीं हो पा रहा है। Comprehensive use is totality of length and breadth of your requirement, ये करना है। Playfulness, you should find it as easy going. Then they said that two are the enjoyment and usefulness are the mediating variables, they mediate it. At the same time they want to check whether it is influenced, this sort of relationship is influenced by the gender, age and the education, that is called the control group, or frequency of use and the experience of use, that is the moderation. So this is an example of mediation, moderation, control and interaction, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू। क्योंकि इसने सब कुछ समझाना था, इसने एक फाइल में सब कुछ कर दिया है, ठीक है। हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि करना क्या है हमें। मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, फिर कैसे करेंगे वो बताता हूँ। जैसे इसका मॉडल मैं ले रहा हूँ, प्लेफुलनेस एक हुआ, ये 7 पॉइंट पे मेजर किया है। कॉम्प्रिहेंसिव यूज, ये इसने 5 Likert scale 5 statement. In bracket I have written the number of statement. A typical use शायद 7 statement है। Usefulness 7 statement है। Enjoyment, इसको इसने fun बोला है, फाइल के अंदर 5 statement है। Information 5 या 7 है। Decision quality 7 statement। 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 2 7 हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं। ये ठीक है। कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ डिपेंडेंट है, कुछ मीडिएशन वेरिएबल है। इन सबको हमने अभी इकट्ठा ले लिया। इकट्ठा लेके अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंडिविजुअल CFA एवरी कंस्ट्रक्ट चेक, वो आपको पता है, और उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कि इसकी कौन कौन सी स्टेटमेंट में मॉडिफाई